नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत। देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए और अब एनडीए की सरकार बनने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दम की तो नहीं होगी और मजबूत सरकार भी नहीं एनडीए की सरकार होगी। अब मजबूत कितनी होती है ये तो बात का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार का नारा दे गई थी और मात्र 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। एनडीए को 293 मिल गए, जो पिछले परफॉर्मेंस से 60 कम है। उसकी वजहों की पड़ताल करूंगा, साथ साथ ये भी कि विपक्ष इतना बढ़ा कैसे। 233 और कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37 और टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें, डीएम के 22 सीटों पर कुल 140 सीटों का फायदा उसे है। आखिर ये हुआ कैसे? इस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी तो 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए एग्जिट पोल ने बहुत कुछ बता तो दिया, लेकिन ये हासिल क्यों नहीं हो पाया? बीजेपी कहां पिछड़ गई, एनडीए कहां पिछड़ गया, ये महत्वपूर्ण विषय है और इसका बारीक विश्लेषण आपके समक्ष करने बैठा हूं। सबसे पहली बात तो ये कि 400 पार का नारा दिया तो, लेकिन विपक्ष ने इसे दूसरे ढंग से प्रचारित किया। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सारा नैरेटिव सेट किया और इसे लेकर के प्रचार अभियान को भी तेज किया। अक्सर चुनावों में, लोकसभा चुनाव में ऐसा होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है, एक मुद्दा सेट करती है और विपक्ष को उस पर आने, उसी पिच पर आकर खेलने के लिए मजबूर कर देती है। 2014 के चुनाव में ऐसा देखा गया था, जब मनमोहन सिंह सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा और विपक्ष घिर गया बुरी तरह से, उसको सफाई देते नहीं बन रहा था। उसका परिणाम आपके सामने आया कि कैसे मोदी सरकार कितने मैसिव मैंडेट के साथ आई और सत्ता में अपनी हनक बना गई। लेकिन इसी तरह से 2019 में सर्जिकल एयर स्ट्राइक का मुद्दा राष्ट्रीय गौरव का विषय बना था और तब मोदी सरकार फिर से, उस समय मोदी सरकार के विश्वास की बढ़ोतरी हुई थी और वो फिर से परचम फहरा गए। लेकिन इस बार जो 400 पार का नारा दिया, 400 पार के नैरेटिव को विपक्ष ने उलट दिया और मोदी सरकार सिर्फ सफाई देती रह गई। आपने गौर किया होगा कि पूरे चुनाव अभियान में मोदी सरकार के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, इन सब बातों पर लेकर अपनी सफाई देते रह गए। इन्होंने जो पिच तैयार किया उस पर विपक्ष को आकर खेलने के लिए मजबूर करने में ये फिसड्डी साबित हुए। ये एक सबसे बड़ा कारण है। और इसके बावजूद अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात, लोक लुभावन वादों की घोषणा भी काम आई विपक्ष के। उसने नौकरी देने और बाकी जिस तरह से सरकार बनाने के बाद लोगों को लामबंद करने के लिए उनके जरूरतमंद जो भी है उसे पूरा करने के वादे किए, उन सब की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा। एक बात यह भी थी कि इतने सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किया हो, जितने भी काम कर दिखाए हैं, लेकिन उन सब योजनाओं का लाभ लेने से बिल्कुल फिसड्डी तो ये नहीं साबित हुए। बस इतना भर जरूर कहा जा सकता है कि इनके बारे में जो मिथ्या प्रचार किया गया, जिस तरह से प्रचारात्मक अभियान चला विपक्ष का, उसमें ये घिर गए। सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए जो समुदाय इनसे नाराज था, जो समाज, जो वर्ग के लोग नाराज थे, उन सब मुद्दे को हवा दी गई। ये एक बड़ा कारण था। लेकिन इससे भी एक और बड़ा कारण ये था कि आरएसएस से इन्होंने खास करके दूरी बना ली थी
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पितृ संगठन कहा जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसने पहले के चुनाव में 2014 में जमकर काम किया था, 2019 में भी काम किया था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खुद के बूते 400 पार का नारा दिया और संघ की इसमें सहमति नहीं ली गई। संघ की सहमति ही नहीं ली गई, बल्कि संघ ने उन लोगों को लेकर के भी अपनी नाराजगी गाये बगाहे प्रकट की जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार दूसरे दलों से आयातित किए जा रहे थे। पहले होता ये रहा है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति से लिए जाते थे, ऐसे लोगों को पार्टी में लिए, लेकिन धड़ाधड़ इन्हें उम्मीदवार भी बना दिया गया और संघ की कोई सहमति, कोई इस तरह की बातचीत इसमें नहीं शामिल हुई। दूसरा महत्वपूर्ण तब का कारण ये भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने बूते इनके लिए, जब 2004 में, आपको याद कराना चाहूंगा कि 2004 में इसी तरह इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसमें अपनी भागीदारी नहीं निभाई थी, वो निष्क्रिय हो गया था। तब के परिणाम भी उसी तरह से आए थे सरकार के विपक्ष में और वाजपेयी जी की सरकार हार गई थी। इस बार 2024 के चुनाव में भी संघ निष्क्रिय हो गया। ऐसा नहीं है कि संघ के पदाधिकारियों ने, संघ के प्रचारकों ने, जो सामाजिक संगठन है राष्ट्रव्यापी, जो जनहित के कामों को और राष्ट्रीय अवधारणा के मुद्दों को लेकर के समाज की सेवा करने का काम करता है, उसके बीच में संघ ने इस बार जो काम किया वो काम सिर्फ इतना भर था कि बैठकें की, लेकिन ये संदेश लोगों तक नहीं पहुंचा पाया कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करें। ये संदेश नहीं दे पाया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए संघ की भूमिका हो और संघ काम करे। ये सबसे बड़ी बात है। संघ ने स्वयं को तटस्थ रख दिया और आपने गौर किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चुनाव के बीच में ये कहा भी कि संघ से अब उनका सहमति का वास्ता नहीं है, इस तरह के शब्द बोले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा जो बयान आया उसको लेकर के भी ये नैरेटिव सेट किया गया और ये कंफ्यूजन फैलाया गया कि संघ से बिल्कुल अब इनका रिश्ता अलग हो चुका है। ऐसा नहीं है। दूसरा बड़ा पक्ष ये भी है कि संघ ने इस बार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस मर्तबा बस सक्रियता नहीं निभाई, इनके लिए काम नहीं किया, बाकी ये सब अपनी मनमर्जी से तय करते रह गए। अब इनके मनमर्जी से तय करने का असर साफ दिख रहा है। जैसा 2004 में देखा गया था उसी तरह से 2024 में दिखा। सरकार तो इनकी बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां बहुत सारी सीटें इन्हें हारनी पड़ गई है, महत्वपूर्ण सीटें हारनी पड़ गई है, उसकी वजह दूसरी है। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन पर उनके खास प्रत्याशियों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो वो निष्क्रिय हो गए। उन्होंने बहुत ज्यादा देर, हालांकि वो प्रचार अभियान में शामिल रहे, उन्होंने काम भी किया, लेकिन उनकी रुचि के अनुसार उम्मीदवारों का चयन न होना उन्हें भी मरमाहत कर गया था और मरमाहत होने की वजह से वो बहुत उत्साहित होकर भागीदार नहीं हो पाए चुनाव में। इस बार 2024 में जिस तरह के फैसले को लेकर के बात कि संविधान बदल देंगे और संविधान नष्ट कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह की भाषा जब विपक्ष ने बोली तब भी संघ खामोश रहा। यहाँ तक संदेश दिए गए कि राजा जो भी
प्रजा का पालक होता है उसे घमंड नहीं करना चाहिए। इन सब के बीच से जब चुनाव अभियान होकर के निखरा है और सामने आया है, तब के नतीजे आपके सामने हैं। सरकार तो एनडीए की बन रही है, लेकिन अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार इनके हाथों से आने से फिसल गई है। विपक्ष ज्यादा मजबूत हो गया है। जातिगत किलेबंदी में भी ये उस तरह से मेल नहीं खा पाए। खास करके उत्तर प्रदेश में गैर यादव, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों में, और बिहार में भी इनको गोलबंद करने में इस बार भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हुई है। ये मूल कारण है। और भी कई तरह के कारण हैं, लेकिन इंडिया साइनिंग और 400 पार के नारों को अगर आप जोड़ करके देखें तो लगता यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत गुमान और बहुत उछाल करने से बचना चाहिए। और नगी अगर ये बच नहीं पाते हैं तो निश्चय ही फिर इनको धरातल का मुंह देखना पड़ जाएगा। आज ये मजबूर हो गए। ये अलग बात है कि तेलुगु देशम पार्टी इनके साथ रह करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी आंध्र प्रदेश में, और उसकी भागीदारी महत्वपूर्ण हो गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार का पुनर्जीवन एक तरह से इनके साथ आने से बन गया। लेकिन ये होगी गठबंधन की सरकार और इनके हाथ मजबूर होंगे। ये बहुत सारे निर्णय उनके बूते करने में सक्षम हो सकते हैं, स्वयं का निर्णय नहीं कर पाएंगे। जो ये चाहते थे कि हम 400 पार का लक्ष्य हासिल कर लें, तो हम संसद में रहते हुए अपने राष्ट्र के हित में बेहतर काम कर सकते हैं, स्वयं के फैसले ले सकते हैं। लेकिन अब व्यवस्था की सरकार होगी, गठबंधन के साथियों की सरकार होगी, और नरेंद्र मोदी कितना सफल हो पाएंगे ये अब देखने की बात है। वो कितना देश के उत्थान, राष्ट्र निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हुए सरकार का आगे प्रदर्शन कर पाएंगे, ये भी देखने की बात है। हम इस तरह के विश्लेषण और भी जारी रखेंगे, आपसे वीडियो साझा करते रहेंगे। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।